एक शहर आपने बसाया, उस शहर की आबादी लगभग 3 करोड़, सीवेज तो हो गई। दिल्ली में 37 STPs हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, जिसमें से बमुश्किल 16 ही ऐसे हैं जो साफ़ पानी कर रहे हैं। ये वो 20 हैं जो साफ़ नहीं कर रहे और ये वो 16 हैं जो साफ़ कर रहे हैं। दोनों में से पानी निकला और पानी गया कहाँ? यमुना में। अब ये जो साफ़ कर रहे हैं, इस पे जो खर्च हो रहा है, फ़ायदा भी क्या है मुझे बताइए। वो जो साफ़ करके गए वो इन गंदों के साथ मिलके यमुना में गिरे तो वो गंदा ही है। सिग्नेचर ब्रिज पे जाके लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं और आप खड़े होकर देखोगे वो विजुअली आपको नज़र आएगा। वो ऐसी तस्वीर होगी कि आप कहोगे भाई सामने से नदी आ रही है, साफ़ यमुना बहती नज़र आ रही है और इधर से एक बड़ा सा मतलब बहुत ह्यूज नाला जो है बिल्कुल काला डार्क, और वो आता है और सीधा यमुना में मिलने लगता है। यही है जो यमुना गंदी हो रही है, यही कारण है। मैंने कहा ये क्या है? ये नाला है? उन्होंने कहा ये नाला नहीं है, ये है साहिबी नदी, नजफगढ़ ड्रेन। 132 किलोमीटर का इसका ओरिजिन था। दिल्ली जल बोर्ड जो है, जो पानी भेजता है, वो पानी खराब नहीं भेजता। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ। यमुना फ्लड प्लेन्स क्या है? यमुना फ्लड प्लेन्स वही जगह होती हैं कि जहाँ से जो नदी होती है ना, वो नदी अपने आप को बचाती है। तो अगर वहाँ कंस्ट्रक्शन हो जाएगा तो नदी अपने आप को नहीं बचा पाएगी। और यमुना फ्लड प्लेन्स पे इंक्रोचमेंट क्या है? सरकार ने खुद कितनी प्रोजेक्ट्स फ्लड प्लेन पे बना रखे हैं। जैसे उदाहरण दिल्ली में लेते हैं, दिल्ली में कई घाट हैं, कई ये समाधियाँ हैं। दिल्ली के अंदर अक्षरधाम मंदिर बनवा दिया इन्होंने, दिल्ली के अंदर इन्होंने खेलगांव बनवा दिया। कब तक यमुना जल जो है, मतलब इतना तो अच्छा हो ही जाए, लोग ठीक से नहा लें और नहाने से पहले सोचे भी ना। मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, लोग कहते हैं ना, अभी भी कई लोग हार मान चुके हैं, ठीक है, अपने नदी को मार दिया है। सरसिज कोमल मृदुतन तन्वी, तरल तुहिंसी सुंदर स्निग्धा, नवलता दल पर लोल लटकती, मधुकर मलिनी मनहर मृग्या, कोकिल कूजन में स्वर व्याकुल, वन विहंगों में आह्लाद मचा, मदमस्त पवन में लहरों पर नाच रहा प्यारा जल कचमृड। ये अंश हैं छायावादी युग के प्रमुख स्तंभकार कहे जाने वाले प्रख्यात लेखक और कवि जयशंकर प्रसाद की कविता यमुना स्नान के, जो कामायनी के श्रद्धा सर्ग में आते हैं। थोड़ा सा भावार्थ अगर मैं आपको इसका बताऊं तो इस कविता में कवि ने प्रकृति की सुंदरता और यमुना नदी के किनारे के जो मनोरम दृश्य हैं उस पर बात करी है। उसका भावार्थ इसमें बहुत ही खूबसूरती से समझा है। बहुत लंबी कविता है। इसमें यमुना जल की लहरों का नृत्य, पक्षियों का कलरव और वातावरण की सौम्यता को दिखाया गया है, दर्शाया गया है। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि जब इस कविता को लिखने की प्रेरणा कवि को मिली होगी, तब यमुना का जल और यमुना के किनारे कितने सुंदर और विहंगम दृश्य से परिपूर्ण रहे होंगे। शायद शहर का व्यास इतना बड़ा नहीं होगा और किनारे ताज़ी हवा और अच्छी खुशबू वाले होंगे। हालांकि कविता के लिखे जाने और मेरे इस शो पर आपको इस कविता के अंश को सुनाने के बीच कई दशकों या कहें कि 1 सदी का फासला तो हो गई। इस बीच यमुना की हालत और यमुना किनारों के हालात अब कैसे हैं, ये बात जग जाहिर है। नमस्कार, मेरा नाम है गर्वित और ये है प्रत्यक्ष, दी लल्लन टॉप के पॉडकास्ट चैनल लल्लन टॉप बाजा का एक नया शो। मेरे सामने स्टूडियो में बैठे हैं विपिन किराड़। विपिन जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे इस शो पर। विपिन दी लल्लन टॉप के वो जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने यमुना नदी पर अपनी एक विस्तृत रिपोर्ट बनाई है। इसका एक वीडियो दी लल्लन टॉप के यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दिल्ली में चुनावी मौसम अभी हाल ही में बीता है और किसी न किसी राज्य में ये मौसम फिर वापस आएगा ही। कहना गलत भी नहीं होगा कि यमुना नदी का मुद्दा दिल्ली इलेक्शन में हमेशा मैनिफेस्टो से लेकर दिल्ली की रैलियों भाषणों का हिस्सा रहा है। आपने कैसे सोचा कि यमुना नदी पर आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है, आपको काम करना है? आपने क्या सोच थी कि आप जो है यमुना की तरफ बढ़ चले, और क्या है यमुना का अभी का हाल? आपका जो जुड़ाव है वो भी मुझे समझना है यमुना से। वो जुड़ाव एक तो दिल्ली वाला होने के नाते थोड़ा सा था पहले से भी, क्योंकि यमुना को हमने करीब से देखा और मैं यमुना पार से भी आता हूँ। अच्छा। जैसे कहा जाता है। तो यमुना से बचपन की आपको सबसे पहले अपनी मेमोरी बता दूँ तो वो यही कि मैं
अपनी मम्मी के साथ पुरानी दिल्ली जाता था, मेरे मामा का घर वहीं था। अच्छा। तो हम लोहे का पुल पार करते हुए यमुना को क्रॉस करके जाते थे। ओके। तो बचपन से हमने यमुना को देखा है, वो तस्वीर देखी है मुझे याद है वो बचपन की तस्वीर है जब उसमें नाव चला करती थी, कुछ लोग नाव से जाते आते थे। तो ऐसी चीज़ें मुझे धुंधली धुंधली याद हैं, वो बहुत पुरानी, मैं 90s की बात कर रहा हूँ। लेकिन बतौर पत्रकार मेरे को पहली बार, मैं 2013 से पत्रकारिता कर रहा हूँ। वैसे तो आप जब से स्टूडेंट बन जाते हैं तब से ही एक पत्रकार आपके अंदर होता है। मैं लेकिन स्टूडेंट ही था उस टाइम। हाँ, तो मैंने 13 में पहली नौकरी की थी, तब से मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन मेरे को पहला मौका जो मिला वो मिला लल्लन टॉप के साथ ही। और 2025 में जब हमारी एक इलेक्शंस की मीटिंग हुई तो ये डिसाइड हुआ कि यार दिल्ली विधानसभा चुनाव एक देश के बड़े चुनाव हैं, तो हमें दिल्ली के जो अहम मुद्दे हैं 25 या 24 विधानसभा चुनाव से पहले हमारी मीटिंग हुई 24 के आखिर से, क्योंकि चुनाव की तारीखें आनी होती हैं तो उससे पहले जो एडिटोरियल मीटिंग शुरू हो जाती है कि अब किन टॉपिक्स पर और किन मुद्दों पर हमें काम करना है। बिल्कुल। यमुना बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था। जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड भी कर रहे हैं तो जब दिल्ली में नई सरकार बन चुकी है, बिल्कुल, तो वो यमुना को लेकर बहुत सारी चीज़ें कही जा रही हैं कि काम शुरू हो गया है। यमुना की हम देख भी रहे हैं। पहली बैठक हुई तो उसमें भी यमुना को लेकर एक एक्शन प्लान तैयार किए जाने की बातें हो रही हैं। हाँ। हमारी जब मीटिंग हुई तो मुझे कहा गया कि आपको अपना इलेक्शन प्लान देना है। मैंने जब आइडिया दिया तो मैंने इतना ही सोचा था कि यमुना पे यार एक वीडियो तो करना चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है कि आजकल जो है ना बहुत सारे जर्नलिस्ट जो हैं बहुत तेज़ी में भी रहते हैं, हम लोगों का काम भी बहुत तेज़ी से निकलता है कि ठीक है यार बढ़ो आगे, अगली स्टोरी भी देखनी है, क्योंकि और सारे प्रेशर्स भी होते हैं। तो मैंने भी वही सोचा कि एक यमुना पे एटलीस्ट अगर मैं एक दिन भी काम करूं और लोगों को कोई भी एक मैसेज कन्वे हो पाए हमारी पत्रकारिता के ज़रिए, या कोई एक इम्पैक्ट आ पाए, तो वो होगा। मैंने आइडिया दे दिया, लेकिन मैं अपने संपादकों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने उस आइडिया को देखा और उन्होंने कहा ये बड़ा अच्छा आइडिया। फिर यमुना को लेकर मैंने काम करना शुरू किया। ठीक। 24 दिसंबर को मुझे कहा गया, मुझे आज भी वो तारीख याद है। मैं घर गया और मैंने सोचा कि क्या किया जाए। मैंने उस दिन कुछ नहीं किया। 25 दिसंबर की सुबह जागा, मुझे छुट्टी मिली थी जो सरकारी छुट्टी हमें मिलती है 25 दिसंबर की, बड़े दिन की। तो ऑफिशियल सरकारी मैं जागा सुबह, मैंने उठते ही सबसे पहले नाश्ता करते हुए मैंने खोजना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया। मैंने यूट्यूब किया यमुना, गूगल किया यमुना, क्या है यमुना पर। मैंने कई संस्थानों की रिपोर्ट्स देखी, यमुना पर लोगों ने काम किया, बताया ये समस्या है, ये समस्या है। फिर मैंने अपने कई यार दोस्तों को फ़ोन किया, मैंने कहा यार मुझे यमुना पे एक अच्छा वीडियो बनाना है। ओके। और मैं यमुना को ना ऐसे नहीं देखना चाहता कि मैं कालिंदी कुछ घाट चला जाऊं, क्योंकि वो नोएडा के सबसे करीब है, जहाँ गंदगी आपने दिखा दी, या मैं वज़ीराबाद घाट पे चला जाऊं जहाँ पे सिग्नेचर ब्रिज है, बड़े अच्छे विजुअल्स मिल जाते हैं। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा कुछ मैं समझना चाहता हूँ कि आखिर क्या है मसला, असली मसला क्या है। हमें झाग दिखते हैं, लोग समझ नहीं पाते, फिर कह देते हैं यार ये तो इंडस्ट्री का वेस्ट है, केमिकल्स आ रहे हैं। हमें गंदी यमुना दिखती है, यार तो नाले जैसा पानी, क्योंकि पानी आप दूर से देखोगे ना तो आपको हर पानी जो है वो बिल्कुल वाइट, ऐसा पानी कोई भी नज़र नहीं आएगा, साफ नदी का भी, कि ग्लास में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पानी आप दूर से कहीं से देख रहे हो कि ये तो क्रिस्टल क्लियर है, क्योंकि सूरज, परछाई, तमाम चीज़ें होती हैं जो अलग-अलग रिफ्लेक्शंस होते हैं। जब आप उसे लेंगे तब आपको पता चलेगा क्या है। लेकिन दूर से हम लोग फ्लाईओवर्स पे से देखते हैं, हम गाड़ियों में, बसों में जा रहे होते हैं और बोलते थे यार कितनी गंदी यमुना है, और बदबू भी आती है कई बार। तो बिल्कुल बेतहाशा इस तरीके की चीज़ें थी। मेरे कई दोस्तों ने मेरी इसमें मदद की, उन्होंने मेरे को कई अच्छी रिपोर्ट्स भेजी कि यार ये देखो। तो मैंने उसमें देखा, तो उसमें हमने कुछ एक्टिविस्ट ढूंढे कि कौन कौन लोग हैं जो यमुना पे काम कर रहे हैं। तो हमें अर्थ वॉरियर से जुड़े हुए पंकज कुमार मिले। ठीक। फिर हमें और लोगों से बात की, तो सैंड्स आरपी जो काम करती है उनके कुछ लोग, भीम सिंह जी हैं एक एक्टिविस्ट हैं, ओके, उनका नंबर मुझे कहीं से मिला, मैंने उनसे बात की। दीवान सिंह जी हैं एक, जो कि यमुना के आंदोलनकारी खुद को बताते हैं, और उन्होंने 2007 से 2008 बहुत यमुना पे बहुत काम किया। अच्छा। उनसे हमारी मुलाकात हुई। इंडस्ट्रियल वेस्ट पे कुछ लोग काम करते हैं, उन लोगों से हमने बात की, बातचीत हो गई, कुछ चीज़ें जुटाई। लेकिन बड़ा ऐसा था कि यार समझ नहीं आ रहा, बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें भी हैं, बहुत सारे पहलू भी हैं, अब यमुना गंदी हो कहाँ से रही है, ये बड़ा दिमाग में ना मुझे बड़ा प्रेशर था कि कहाँ से शुरू करें। अब दिन हमारे पास थी डेडलाइन कि भाई साहब आपको 3 दिन में शूट कंप्लीट करना है
और 3 दिन में शूट जैसे ही आपका ख़त्म होगा उसके बाद आप इसको लग के 3 दिन लगाइए, 4 दिन लगाइए मैक्सिमम, और 7 दिन में आप वीडियो तैयार करके ठीक है चैनल पे अपलोड करवा दीजिए। अब ये भी प्रेशर कि 3 दिन में शूट करना है, 3 दिन के लिए हमें ऑफिशियल कैब मिली है, ऑफिशियल कैमरामैन मिला है, क्योंकि इतना क्राइसिस रहता है चीज़ों का बिल्कुल कि इतने और शूट्स खासकर हैं। जब चुनाव हो, बिल्कुल बैक दिल्ली टू के बैक चुनाव हो शूट्स, खासकर। और आप कैमरामैन हमेशा नहीं दे सकते। तो पहले मुझे रूहानी के साथ प्रोजेक्ट पे भेजा गया। ओके, रूहानी हमारे डॉक्यूमेंट्री के भी साथी हैं और वो उनके कई लगातार- वीडियोस हम लल्लन टॉप पे देख सकते हैं बिल्कुल और बहुत ही अमेजिंग, लल्लन टॉप फिल्म्स के लिए वो काम भी करते हैं बहुत- लगातार, बहुत। उनके अच्छे वीडियोस डॉक्यूमेंट्रीज का ही आती है। बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट। पहले दिन मैंने रूहानी से बात की, रूहानी के साथ मैंने डिस्कस किया, क्योंकि रूहानी और मैंने पहले एक और डॉक्यूमेंट्री पे काम किया था, निशाचर, हाँ, जो बहराइच में भेड़ियों का आतंक था, तो हम लोग वहाँ गए थे और उस पर हमने काम इनकी किया एक बहुत ही अच्छी डॉक्यूमेंट्री है जिसे भी आपको ज़रूर देखना चाहिए। था। तो निशाचर के बाद जब हम दोनों ने डिस्कस किया कि यार यमुना पे काम करना चाहिए, और मैंने ये पढ़ा है, मैंने रूहानी को बताया, मैंने कहा यार अभी मैंने ना ये रिपोर्ट्स पढ़ी, कल छुट्टी थी और ये सब किया, और ये सब है यार रूहानी। फ़ोन पे बात हुई हमारी, उसने कहा ठीक है, कैसे करना है, अब कल क्या करना है, आप क्या सोच रहे हो? मैंने कहा यार मेरे को एक कॉन्टेक्ट मिला है, उस बंदे सबसे पहले मुझे लगता है कि हमें एक्सपर्ट्स के पास जाना चाहिए, हमें पहले मसला समझना चाहिए कि आखिर मसला है क्या। हम जाएं, यमुना पहुंच जाएं, यमुना पे जाके हम विजुअल्स ले लें, हम वहाँ जाके कोई आदमी कपड़े धो रहा है या कोई मछुआरा मछली से पानी निकाल रहा है, कोई नाविक जो है नाव चला रहा है, उनसे बात करें या गोताखोरों से बात करें, पहले हम असली जड़ तक पहुँचें, फिर हम उनसे बात करें, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा बेहतर होगा। उसने कहा हाँ ये आइडिया ठीक है, पहले हम असली मुद्दा समझते हैं। तो हम सबसे पहले पंकज से मिले, ठीक है। हम लोग, उन्होंने कहा कि मैं द्वारका में हूँ, आप लोग द्वारका की साइड आ जाइए। हमने कहा ठीक है, तो हम द्वारका गए उनसे मिलने, तो उन्होंने बुलाया, उनसे बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा मैं आपको एक ऐसी जगह लेके चलता हूँ जहाँ पे यमुना गंदी होने का पहला पॉइंट, पहला कारण, वो मैं आपको वो दिखाऊंगा, इसलिए मैंने आपको द्वारका बुलाया है। ओके। और पंकज का मैं बहुत थैंक यू करूँगा इस वीडियो में, क्योंकि उनकी शायद माता जी की तबीयत बहुत ख़राब थी उस वक्त, वो हॉस्पिटलाइज्ड थी, उसके बावजूद उन्होंने हमें समय दिया कि ठीक है मैं हॉस्पिटल से आ जाऊँगा, आप इधर आ जाइए, सारी चीज़ें। हमने कहा ठीक है। फिर हम गए, उनके साथ उनकी एक मित्र भी थी, तो हम लोग साथ में बैठकर वो हमें एक रास्ते से लेकर गए, और वहाँ पे जब हम पहुँचे तो उन्होंने दिखाया, हमने देखा ये क्या है, ये एक बहुत बड़ा सा एक ड्रेन है नज़र आ रही है, उसमें से बहुत सारा पानी एक किसी तालाब जैसी जगह पे गिर रहा है। तो मैंने कहा यार इसका यमुना से क्या कनेक्ट है? तो उन्होंने कहा देखिए यही है जो यमुना गंदी हो रही है और यही कारण है। मैंने कहा ये क्या है, ये नाला है? उन्होंने कहा ये नाला नहीं है, ये है साहिबी नदी, नजफगढ़ ड्रेन। बोले 132 किलोमीटर का इसका ओरिजिन था। 132 किलोमीटर राजस्थान से बहती हुई आती थी। राजस्थान में शाहपुरा एक जगह पड़ती है, आप कभी भी आजकल जयपुर जाते हैं या फिर एक्सप्रेसवे से नहीं जाएंगे, अगर आप NH8 से जाएंगे जयपुर, तो शाहपुरा एक जगह पड़ती है, उसके पास सीकर का भी ज़िला टच होता है, जहाँ पे खाटू श्याम जी का मंदिर है बड़ा फेमस। तो वहाँ से वो नदी का ओरिजिन उस इलाके के आसपास से होता था, और वो राजस्थान से होते हुए, अलवर होते हुए हरियाणा में जाती थी, और हरियाणा से होते हुए फिर वो नजफगढ़ में आके मिलती थी। लेकिन वक्त के साथ वो नदी विलुप्त हो गई, सूख गई, उसे बचाने का प्रयास हम लोगों ने नहीं किया। फिर अब उस ड्रेन में क्या होने लगा, वो नजफगढ़ ड्रेन हो गई साहिबी नदी से। उसमें जो हमारे ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। 2 तरीके के ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स और एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। तो जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं उनका काम होता है कि हमारे घरों से निकला गंदा पानी, हमारे घरों से निकला सीवेज, उसे ट्रीट करना और फिर उसे नदियों में गिराना। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का काम होता है नदियों से पानी लेना, उसे ट्रीट करना और हमारे घरों तक भेजना। राइट। तो STPs जो हैं उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि देखिए ये जो आप ड्रेन देख रहे हैं ना, और ये इतना काला पानी जाके वहाँ गिर रहा है, उन्होंने पानी का पैमाना भी दिखाया, वो सारी चीज़ें। बोले ये जो है भाई साहब, ये यहाँ पे है पप्पन कलान फेज़ 2 करके एक ड्रेन है, उसका पानी है, और ये दावा है कि ये ट्रीटमेंट प्लांट जो सरकार चलाती है, दिल्ली सरकार चलाती है, या दिल्ली सरकार को मैं डायरेक्टली आइडेंटिफाई ना भी करूँ, हमारी सरकारें चलाती हैं। ठीक। तो ये जो ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं ना, जिन्हें पैसा दिया जाता है
कि आप जो ये सीवेज है इसको साफ़ करके इसको नदी में डालिए, लेकिन ये पानी ट्रीट होके गिर रहा है हमारी नदी में। उन्होंने कहा अब आप थोड़ा सा और आगे चलिए। फिर वो मुझे 1 किलोमीटर और आगे ले गए। उसी रोड पे एक और ड्रेन का पानी जा रहा था, वो बहुत साफ़ था, बहुत फ़र्क था। मैंने कहा ये क्या पानी। जस्ट 1 किलोमीटर की डिस्टेंस। हाँ, क्योंकि वो 2 अलग ट्रीटमेंट प्लांट से आ रहा था। अच्छा। एक आ रहा था फेज़ 2 से और एक न्यू करके एक पप्पन कलान से न्यू एक ट्रीटमेंट प्लांट था, उससे आ रहा था। वो दोनों अलग कंपनीज चलाती थी। ठीक है। ये कंपनी के थ्रू चलते हैं ज़्यादातर एसटीपीज़ जो हैं दिल्ली में, कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है और वो इसको चलाते हैं। तो उससे आ रहा था और इससे आ रहा था। जो ओल्ड वाले से आ रहा था वो गंदा था, जो न्यू वाले से आ रहा था वो साफ़ था। उसमें फ़र्क ये था कि अपग्रेड करने के ऑर्डर दिए थे 2015 में, ओके। लेकिन 2025 तक वो ट्रीटमेंट प्लांट्स अपग्रेड नहीं हो पाए, पैमानों पर खरे ही नहीं उतरे। ओके, 10 साल से वो अपग्रेड नहीं हुए हैं। हाँ, अब इसके पीछे क्या कारण है ये आपको बेहतर सरकार बता बिल्कुल, सकती है बिल्कुल, बिल्कुल। कि भाई क्यों अपग्रेड नहीं हुए। हमने भी जवाब लेने की कोशिश की थी, हमें नहीं मिल पाए। लेकिन 2 ट्रीटमेंट प्लांट्स अलग तरीके का काम कर रहे हैं, एक से साफ़ आ रहा है, एक से गंदा आ रहा है। थोड़ा सा रोकना चाहूँगा आपको। जब आपने जवाब लेने की कोशिश करी तो उस पर क्या रिएक्शन था, थोड़ा सा भी अगर आप बताना चाहें तो। यार वो बड़ा, क्योंकि ये जाहिर है कि आपकी वीडियो में नहीं है वो बड़ी और हमारा इंटरेस्टिंग, काम इस शो पर यही है कि जो वीडियो में नहीं है वो हम यहाँ दिखाएं। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज होती हैं। मतलब ये सब ना, जब आप सरकार से जवाब लेने जाते हैं ना, और ख़ासतौर पे दिल्ली में बैठ के, बाहर तो पता नहीं यार पत्रकारों के साथ क्या क्या हो जाता है, हम खबरें सुनते हैं कि आप अगर इस तरीके का सवाल कर लो तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। और दिल्ली में बैठकर शायद हम लोग थोड़ा सेफ हैं ओके, कि हम अच्छा लगा सुन के। हम पूछ पाते हैं। हाँ, शायद मुझे ऐसा लगता है पर्सनल लेवल पे। जैसे हम लोगों ने सौरभ भारद्वाज से कांटेक्ट करने की कोशिश की, जो इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के दिल्ली जल बोर्ड जो के हेड हैं, दिल्ली के पानी से जुड़े मसले हैं उनसे जुड़े हुए मंत्री थे। अच्छा। हमने उनके पीए साहब थे, उनको फ़ोन किया। हमने उनका और जो कार्य करते थे उनको फ़ोन किया। उनके प्रवक्ता को खुद हमारे संपादक ने उनसे बात की कि भाई साहब देखिए, ऐसे ऐसे हम लोग यमुना पे एक वीडियो बना रहे हैं और क्या समस्याएं हैं, उस पर आपका वैलिड पॉइंट हमें चाहिए। क्योंकि भाई सरकार है, एक चुनी हुई सरकार है और सरकारें काम करती हैं, बिल्कुल, है ना। तो आप बतौर सरकार आपको अपना पक्ष रखना चाहिए कि भाई साहब ठीक है, आप ये दिखा रहे हो कि प्लांट ये साफ़ नहीं हुआ, तो इसके पीछे वजह ये रही कि इसलिए साफ़ नहीं हुआ, तो आप वजह तो बताओगे ना। जैसे हम भी हैं, सिंपल है, हम कोई होमवर्क कर रहे हैं, ऑफिस में हमें कोई चीज़ मिली हुई है, हमें हमारे एडिटर ने कोई प्रोजेक्ट दिया कि ये स्टोरी आपको करनी है। अब वो स्टोरी नहीं हुई तो मैं वजह बताऊंगा ना कि भाई साहब मेरे पास क्या ना, इस सेटअप में समस्या आ रही थी, या मेरे पास स्टूडियो बुक था, या ये था। आप जवाब तो दोगे। बिल्कुल, बिल्कुल। आप मुंह फेर के नहीं जा सकते, और चुनी हुई सरकार तो बिल्कुल नहीं जा जवाबदेही सकती। का मसला है और किसी ना किसी को तो जवाब ही नहीं दिया गया। फ़ोन किया, मैसेज ड्रॉप किए, मेल्स किए मैंने, किसी चीज़ का कोई जवाब नहीं आया वहाँ से। अब जवाबदेही वहाँ से कोई नहीं थी। खैर, हम आ जाते हैं वापस आप पे कि हम आपने जो बताया, फिर 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे जो अलग अलग ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, आप साफ़ पानी, बिल्कुल साफ़ पानी था उसका, पैमानों पर खरा उतरने वाला पानी था। जो हमारे घरों से नाले जैसा पानी निकलता है, वो एक प्लांट से जो गिर रहा था साहिबी नदी में, यानी नजफगढ़ ड्रेन में, वो काला पानी था। और दूसरे से जो गिर रहा था वो साफ़ पानी था। बिल्कुल, वो पानी पीने लायक कभी नहीं हो सकता। जो एसटीपी ट्रीट करके पानी भेजते हैं वो पीने लायक नहीं होता, लेकिन उसके और कई इस्तेमाल हो सकते हैं। वो यमुना को इतना गंदा नहीं करेगा। दूसरी चीज़, यमुना को ऑक्सीजन देने में हेल्प कर दे। दूसरी चीज़ सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि उस पानी का उपयोग आप बहुत सारे कामों में कर सकते हो। कपड़े धुलना, इरिगेशन वाली चीज़ें, जैसे भारतीय रेलवे, हम साफ सफाई, ट्रेनों की धुलाई करते हैं, हम स्टेशंस की धुलाई करते हैं, हम इतना कंस्ट्रक्शन होता है, कंस्ट्रक्शन में आप उस पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके पानी की भी बचत होगी। बिल्कुल, बिल्कुल, नो डाउट। दिल्ली में 37 एसटीपीज़ हैं ऑन पेपर, सबसे अहम मुद्दा है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, जिसमें से बमुश्किल 16 ही ऐसे हैं जो साफ़ पानी कर रहे हैं। अब आप सोच के देखिए ना, इमेजिन करिए, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, ये 2 बाउल्स हैं, ठीक है। ये वो 20 हैं जो साफ़ नहीं कर रहे, और ये वो 16 हैं जो साफ़ कर रहे हैं, ठीक है। दोनों में से पानी निकला और पानी गया कहाँ? यमुना में। अब ये जो साफ़ कर रहे हैं, इस पे जो खर्च हो रहा है, उसका क्या फ़ायदा है? 20 भारी पड़ जाएंगे। फ़ायदा भी क्या है मुझे बताइए। वो जो साफ़ करके गए, वो इन गंदों के साथ मिलकर यमुना में गिरे, तो वो गंदा ही है। हाँ, बिल्कुल।
जो CPCB की रिपोर्ट्स हैं, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो रिपोर्ट्स हैं, जो सरकारी विभाग हैं, उनके मुताबिक ये 16 जो है सही है, हाँ, अच्छा अच्छे से काम कर रहे हैं, ठीक तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन बाकी 20 नहीं कर पा रहे। उसकी वजह है कि वो अपग्रेड नहीं हो पाए हैं। ठीक है। अपग्रेडेशन एक बड़ा मुद्दा है। अगर वो अपग्रेड होते तो शायद वहाँ से भी हमें साफ़ पानी मिलता, वो ट्रीट हो के वो पूरा सीवेज जो है यमुना में जाता, लेकिन वो ट्रीट नहीं कर पा रहे। तो ये एक अहम बिंदु है। फिर क्यों, क्या रीज़न है इसका भी कि ये 20 काम नहीं कर रहे? इसका क्या? यार इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो मुझे जो नज़र आती है ना, कि कहीं ना कहीं चीज़ों की कमी है सरकार के पास। अब वो क्यों है, ये इसका जवाब एग्जैक्टली सरकार दे पाएगी। वो कमी किस तरीके की, आपके पास फंडिंग्स की कमी है, फंड्स नहीं है कि आप उनको अपग्रेड नहीं कर पा रहे हो, आपके पास पैसा नहीं है। लेकिन पैसा नहीं है या इच्छा शक्ति की भी कमी है? हो सकती है, मैं ये बात मानता हूँ। मुझे लगता है विल की कमी है कहीं ना कहीं। आप अगर आप 20 नहीं कर पा रहे, आप 2, 4, 5 कुछ तो करोगे, आपने उसको बिल्कुल छोड़ दिया है। जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि हम उन प्लांट्स को अपग्रेड नहीं कर पाए। और यमुना गंदी होने की सबसे बड़ी वजह STPs हैं, ये मैं साफ तौर पे बता दूं आपको। सबसे बड़ी वजह सीवेज है। जो दिल्ली का सीवेज है, 90% जो हमारे घरों का वेस्ट वाटर है वो सीधे यमुना में बिना ट्रीट हुए जाकर मिल गिर जाता है। जाता है। तो आप मतलब हम नजफगढ़ की फिर से बात करेंगे एक बार। तो वज़ीराबाद जहाँ से शुरुआत होती है यमुना की दिल्ली में, है ना, उसके बाद से आगे शुरुआत पल्ला से होती है। पल्ला से होती है? हाँ, वो कितना पीछे है? पल्ला हरियाणा और दिल्ली का बॉर्डर है। अच्छा, दिल्ली में जो यमुना नदी है ना, वो 52 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। ओके। असली समस्या जो है वो 26 किलोमीटर में है। पल्ला के आगे? पल्ला हाँ, और जैतपुर, ठीक। ये दिल्ली के 2 पॉइंट हैं। हाँ, पल्ला हरियाणा के बॉर्डर पे है, जैतपुर इधर फरीदाबाद के बॉर्डर पे है। ठीक है, दिल्ली के एंड वाले बॉर्डर पे। जी। हाँ, तो इन दोनों के बीच में 52 किलोमीटर में जो वज़ीराबाद से और जैतपुर तक का स्ट्रेच है, असली समस्या यहाँ पे है। यहाँ पे, ठीक है, समझा। आप लोग मुरथल की तरफ जाते हैं ना, हाँ। अगर आसान भाषा में मैं समझाऊं, जब आप दिल्ली से शिमला मनाली की तरफ जाएंगे हाँ, और मुरथल लोग जाते हैं पराठे खाने, हाँ, तो आप जब उस तरफ बढ़ेंगे तो GT करनाल रोड से पहले वज़ीराबाद पड़ता है। मजनू का टीला से आगे वज़ीराबाद है, जहाँ पे सिग्नेचर ब्रिज भी है। असली समस्या उस वज़ीराबाद बैराज से है और कालिंदी कुंज तक, जो नोएडा के पास ही है हमारे, जैतपुर तक, वहाँ तक असली समस्या आती है। उससे पहले की जो यमुना नदी है वो बहुत साफ़ है, बहुत हद तक साफ़ है। मतलब वो इतनी साफ़ है कि दिल्ली में लगभग 70% लोग जो हैं वो यमुना का वही पानी पी रहे हैं। ये बहुत हैरान करने वाला आंकड़ा था मेरे लिए भी। बात कर रहे हैं आप। ये मेरे लिए इतना हैरान करने वाला आंकड़ा था कि अगर हरियाणा के मुख्यमंत्री साहब ने तो वो यमुना जल पी करके भी दिखाया था। मैं उस पे भी जाऊंगा, लेकिन वो खैर राजनीतिक पॉइंट है। लेकिन वो पानी ऐसा भी नहीं है कि आप उसे डायरेक्ट पी सकें, लेकिन वो ऐसा है कि उसे आप ट्रीट करके पी सकते हैं। अब आप सोच के देखिए, जैसे हम कालिंदी कुंज पे पानी देखते हैं यमुना का, उस पानी को ग्लास में लेके आप ट्रीट नहीं कर सकते, पीने लायक नहीं बना सकते, ठीक है। लेकिन जो वज़ीराबाद से पहले वाला पानी है उससे लेकर आप ट्रीट कर सकते हैं और पीने लायक बना सकते हैं। तो वो उतना गंदा नहीं है जो हालत हम वज़ीराबाद से और जैतपुर के बीच में हम लोग कर देते हैं उसकी। आप दिल्ली के हैं जी, आप इतना जुड़ाव फील करते हैं इस नदी से, क्योंकि आप इस शहर के पले बड़े, और फिर आप इस शहर को, आप भी जैसे आप जर्नलिस्ट हो गए तो आपने सोचा कि अब मैं ये काम करके इसमें योगदान दे सकता हूँ। शायद दिल्ली के और लोग भी ऐसे ही फील करते होंगे। जैसे मैं लखनऊ से आता हूँ, वहाँ गोमती नदी है, सहायक नदी है वो, बिल्कुल, और मैं वैसा ही फील करता हूँ कि यार साफ़ रहनी चाहिए, कितनी गंदी हो गई है। मैं सोचता हूँ कि बाहर से लोग आ गए, क्या इसलिए हो गया, करते नहीं है यार ये लोग। शायद आपको फील होता होगा पर्सनली मन में कभी ऐसा, क्या लोग बाहर से आए हैं यहाँ पर इसलिए यमुना से ऐसा कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है उस तरह का, इसलिए वो कभी नहीं सोचते कि यार जो हम फेंक रहे हैं यमुना नदी में या चढ़ा रहे हैं चढ़ावे के तौर पे, वो इसको 2 मिनट भी नहीं सोचते, इस वजह से ऐसा है? नहीं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब ये एक विषय है यमुना को पोल्यूशन का, एक बिंदु है कि लोग जो है पूजा करके पॉलीथिन्स डायरेक्ट उसमें फेंक देते हैं, थ्रो कर देते हैं।
कुछ भी जो सामान जो उन्हें लगता है कि पूजा पाठ का है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि ठीक है यार वो वहाँ यमुना मैया में आप विसर्जित कर दो और वो सब बहा ले जाएंगी। वो एक बहुत छोटा बिंदु है यमुना के गंदा होने का। अब लोगों को आप जिम्मेदार कैसे ठहराएंगे? जब एक शहर आपने बसाया, उस शहर की आबादी लगभग 3 करोड़ लोग वहाँ पे रह रहे हैं, सीवेज तो होगा ही, सीवेज निकलेगा। अब सीवेज लोग अपने घरों में उसको वो नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। सीवेज वहाँ से जाएगा। तो इसीलिए हमने सरकारें चुनते हैं, इसीलिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट है दिल्ली का। आप उसके लिए आपने क्या व्यवस्था की? उसके लिए जो अंग्रेज़ों के ज़माने से चली आ रही व्यवस्था थी ड्रेनेज सिस्टम की, जो ड्रेन्स हुआ करती थी, आपने उन्हीं को आपने रेगुलर किया। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो नजफगढ़ ड्रेन है या जो भी ड्रेन्स हैं, ड्रेन्स का काम ये कभी नहीं होता था। जो हम इन नालों को कहते हैं ना कि इनका काम ये है कि वहाँ से जो हमारा सीवेज है वो जाके नदी में बहाएं। ड्रेन्स का काम होता था कि जो बारिश का पानी है, जो पानी आता है बाढ़ के शहर साथ में ना फ्लड आए जैसी हाँ, वो उसकी सहायक बनते थे नदियों के, कि वैसा पानी जाके उसमें मिले। लेकिन हमने जैसे जैसे आबादी बढ़ी, जैसे जैसे व्यवस्था बढ़ी, जैसे जैसे लोग बसे, तो हमने उनको उसी में ढाल दिया कि ठीक है भाई नजफगढ़ ड्रेन है तो उसका यही काम है कि वो हमारा सीवेज जाके यमुना नदी में बहा देगी। तो मुझे लगता है ये तो पूरे देश में हालांकि ही ये दिल्ली के साथ एक ये थोड़ी सी बड़ी समस्या भी है कि हमारे दिल्ली जैसे महानगर के आसपास हम ऐसा महानगर नहीं है कि हमारे पास कोई समुद्र हो। हम मुंबई जैसा शहर नहीं है, तो ये एक बड़ी समस्या है। लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था ये है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट उस पानी को इतना ट्रीट करके भेजें कि नदी पर असर कम हो। तो आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं। सीवेज जाएगा, लोगों की भागीदारी इसमें ये ज़रूर हो सकती है, उनको ये जागरूक करना हमारे लिए ज़रूरी है कि भाई साहब आप जो आते हैं अब जो भी बगल में खड़े होकर डंप करके चले जाते हैं वो मत करिए, उससे नुकसान होता है नदी को। ये उन्हें समझाना ज़रूरी है, लेकिन ये बहुत छोटा बिंदु है। ये पानी में और यमुना नदी का जो जल है इसमें जो झाग वाली वो है, क्या ये सिर्फ इंडस्ट्रियल वेस्ट नहीं है? दोनों तरीके का, सीवेज भी एक समस्या है और इंडस्ट्रियल वेस्ट भी एक समस्या है। हालांकि जितना ह्यूज और लार्ज, जब मैंने यमुना पे काम किया, जितने लोगों से मेरी बात हुई, जितनी रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी, तो मेरे को ये समझ में आया कि हम कई बार ना ये सोचते हैं कि यार इंडस्ट्रियल वेस्ट पे आप जिम्मेदारी थोप दो तो सब लोग बच जाएंगे, या इंडस्ट्रीज़ पे थोप दो ना क्योंकि वो बड़े लोगों का काम है। और सीधा हम ये सोच लेते हैं कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को अपने जगह दे रखी है इसलिए देखो ये हो रहा है। क्योंकि दिल्ली में तो इतनी इंडस्ट्रीज़ हैं ही नहीं, दिल्ली से सारी इंडस्ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा बाहर हैं। इलीगल तरीके से कई जगहों पे इंडस्ट्रीज़ चल रही हैं, कई डाइंग फैक्ट्रीज़ चल रही हैं जिसका वेस्ट जाता है सीधा यमुना में मिल जाता है। लेकिन वो उतना बड़ा कारण वैसा नहीं है। हालांकि वो भी एक बड़ा कारण है कि उससे जो चीज़ें जाके मिलती हैं, क्योंकि कई बार सीवेज वाला जो वेस्ट है उसको नदी से निकालना आसान होता है, लेकिन इंडस्ट्रीज़ का जो इतना सा है ना उसको भी निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो जो केमिकल्स जाके मिलते हैं, बिल्कुल, और वो कितना नुकसान करते हैं, वो भी एक समस्या है। लेकिन ये दोनों समस्याएं यही मेजर इश्यूज़ हैं, सीवेज का जो सीवेज जा रहा है और जो इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट जा रहा है, जो इलीगल इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट जा रहा है। तो ये दो अहम बिंदु हैं। लोगों को हम रोक सकते हैं, लोगों को रोकने के लिए आपको उतने बड़े लेवल पे उतनी मशीनरी लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर यमुना घाट के किनारे पर बैरिकेटिंग कर दें, यमुना घाट के किनारे पर जाल लगा दें, जैसे कई घाटों पर हम लोग देखते हैं, कई जगहों पर देखते हैं लोगों का, अगर आप शिक्षित भी अगर नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को नहीं समझा पा रहे हैं, तो आप जाल लगा दीजिए, वो फेंकना बंद कर देंगे जब आसानी नहीं होगी फेंकने की। वो उतना बड़ा इशू नहीं है। असली इशू वो है जो खुद सरकारें फेंक रही हैं पानी में। जो STPs का ट्रीट किया पानी आके सीधा 16 नाले दिल्ली में मिलते हैं यमुना नदी में, वज़ीराबाद से लेकर जैतपुर तक। उन 16 नालों में सबसे बड़ा जो नाला है वो नजफगढ़ ड्रेन है, और फिर शहादरा ड्रेन जो दिल्ली में जब वज़ीराबाद पे यमुना गंगा नदी शुरू होती है पहला वहाँ पे गिरता है, और आखिरी शहादरा ड्रेन जब दिल्ली छोड़ रही होती है यमुना नदी वहाँ गिरती है। तो वो दोनों से इतना भयंकर। और आप जाइए कभी वज़ीराबाद, हम लोग जाते हैं ना अपने बच्चों को घुमाने के लिए, जगह जगह ले जाते हैं अपनी फैमिलीज़ को, चलिए सिग्नेचर ब्रिज पे जाके लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि सिग्नेचर ब्रिज से है ना मैं लेफ़्ट साइड पे यमुना के किनारे पे देखूँ वो नाला ऐसे मिलता हो आपको नज़र आएगा, और आप वहाँ से देखोगे ना आप हैरान हो जाओगे यार ये क्या है। लोग समझ नहीं पाते क्या चीज़ है। सामने से नदी आ रही है और आप वहाँ खड़े होकर देखोगे वो विजुअली आपको नज़र आएगा, वो ऐसी तस्वीर होगी कि आप कहोगे भाई
कुछ बचेगा नहीं यहाँ से। तो फिर सामने से नदी आ रही है, साफ पानी आ रहा है, हाँ, और साइड से साफ पानी आ रहा है। मैं आपको ये कह रहा हूँ, यमुना साफ दिल्ली में आ रही है बहती हुई, आपको दिख रहा है साफ पानी आ रहा है? साफ यमुना बहती नजर आ रही है। और इधर से एक बड़ा सा मतलब बहुत ह्यूज नाला जो है बिल्कुल काला डार्क, और वो आता है और सीधा यमुना में मिलने लगता है। मेजर रीजन ये है जो दिल से बुरा लगता है भाई। आप जब देखोगे ना यार, उस पिक्चर को अगर कोई वहाँ जाके देखेगा ना, आप जाओ और वहाँ खड़े होकर देखो, तब आपको समझ में आएगा कि मतलब वो यमुना को कैसे मारा जा रहा है, मतलब किस तरीके ख़त्म किया जा रहा है। जो मशीन्स अभी हमने हाल फिलहाल देखी, जब दूसरी गवर्नमेंट जीत करके आती है, और मशीन जो है वो मशीन क्या है? वो क्या मशीन यमुना साफ कर देगी वो मशीन? नहीं यार, मतलब मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं जा सकता, लेकिन मुझे जो समझ में आ रहा है ना, वो मशीन अभी क्या है कि जब आप एक प्लान बनाते हैं, तो जब आप सफाई की शुरुआत करते हैं, तो शुरुआत में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि पहले मोटा मोटा कचरा हटा लो। तो वो मशीन, मुझे वो जो समझ में आ रही है, उस मशीन का रोल ये होता है कि जो भी सॉलिड वेस्ट नज़र आ रहा है, जो पन्नी फेंक दी, कचरा फेंक दिया, मूर्तियाँ लोग फेंक जाते हैं, घर में आप हवन करते हो उसकी सामग्री फेंक जाते हैं, कोई कई चीज़ें, या यमुना में किसी भी तरीके का जो ऐसा वेस्ट, कपड़े आ जाते हैं कई बार बाढ़ से या नालों के पानी के साथ, वो सब, तो वो मशीन है ना, वो जो सॉलिड वेस्ट है उसको हटा सकती है। अच्छा, वो उसकी सफाई का काम में वो मशीन आती है। हालांकि जो यमुना में सीवेज आके मिल रहा है, वो वहाँ नदी में साफ़ नहीं होगा, वो साफ़ होगा ट्रीटमेंट प्लांट्स में। बिल्कुल ऐसा पानी उसमें चला जाता है कि मैं कई आपको रिपोर्ट्स भी दूंगा, और वो रिपोर्ट्स आप चला भी सकते हैं स्क्रीन पे, जो हमारे सामने आती हैं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स की रिपोर्ट। उसमें आपको दिखेगा कि वो लेवल कितना हाई है। वो इस पैमाने का है कि हम लोग जब वज़ीराबाद गए, तो वज़ीराबाद बैराज से पहले मैंने TDS मीटर से चेक किया, तो वो 420 ppm के आसपास था। अच्छा, 420 ppm का मतलब हो गया ऐसा पानी जो कि पीने के लिए ऐसी गुणवत्ता का नहीं है कि आप उसको डायरेक्ट ग्लास में लेके उसको पी लो या यूज़ कर लो, लेकिन उस पानी को आप ट्रीट करके पीने लायक बना सकते हैं। हम उससे सिर्फ आधा किलोमीटर आगे गए, हम अपनी गाड़ी में बैठे, हम पुल के ऊपर चढ़े, हम दूसरी तरफ गए। तो ये वज़ीराबाद से आगे की बात। किस तरफ की? वज़ीराबाद से जब आप जाते हो पंजाब की तरफ, मान लीजिए, या हरियाणा की तरफ, ठीक है, उस तरफ का पानी दिल्ली, लेकिन है दिल्ली में ही हम लोग, ठीक है। जब लेकिन हमने वो पुल क्रॉस किया और हम पुल के इस तरफ आ गए। आप इसको ऐसे समझिए कि अब हम वज़ीराबाद से नोएडा की तरफ, ऑफिस की तरफ आ रहे हैं। हम पुल क्रॉस करके इस तरफ आ गए। अब जब हम उस तरफ आते हैं, आधा किलोमीटर भी नहीं था भाई साहब, आधा किलोमीटर आगे हम गए, TDS डाला, वो 450 वाला जो TDS मीटर था ना, 420 वाला, वो दिखा रहा था 100x11, और वो मीटर बिल्कुल ख़त्म हो गया था कि इसमें मतलब अब मैं इससे आगे जा ही नहीं सकता, दे नहीं सकता मैं दे ही नहीं सकता हूँ रीडिंग इससे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि वो मेरे को दिख रहा है कि वो नाले का पानी आके मिल रहा है उसमें सीधा, नजफगढ़ ड्रेन का पानी। तो आपको नदी भी अपने आप को कहाँ बचाएगी? आपने नदी को मार दिया है। दिल्ली में नदी जो है वो सिर्फ 26 किलोमीटर बहती है, और इस 26 किलोमीटर में वो 26 किलोमीटर है पल्ला से लेकर वज़ीराबाद बैराज तक। बैराज से पहले दिल्ली अपनी ज़रूरत के हिसाब से 90% यमुना का पानी निकाल लेती है। आप उस पानी को लेते हो, लोगों के घरों में भेजते हो कि लोग उस पानी का इस्तेमाल करें। उससे आगे सिर्फ 10% नदी जाती है और 90% वो नाला होता है, और फिर वही नाला बहता हुआ वज़ीराबाद से लेकर जैतपुर तक जाता है, जिसे हम यमुना मैया कहते हैं। वो नाला बहता रहता है और उसमें झाग भी दिखते हैं हमें आगे। पानी से जुड़ी हुई मुझे एक सवाल ये है कि पानी की क्वालिटी न सिर्फ दिल्ली बल्कि NCR वाला जो रीजन है ना, और ख़ासकर वो पानी भी जो बोरिंग से आता है, क्या उसमें भी इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, यमुना जल की वजह से? यमुना का जो आसपास का जो क्षेत्रफल है ना, वहाँ पे हमने कई ऐसे लोगों से बातचीत की जिन्होंने हमें बताया कि ऐसा होता था पहले, वहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट्स चलाए गवर्नमेंट ने जिसकी वजह से उन्हें फ़ायदा हुआ। लेकिन पहले क्या होता था, वो बताते थे कि हम जब पानी निकालते थे नलके से या टैप से या जल बोर्ड का पानी भी आता था, हम अपना सफ़ेद बनियान धोते थे ना, वो पीला हो जाता था। अच्छा, वो पानी का असर ऐसा था। लोगों के घरों में जो काला पानी भी आता है कई बार, तो वो भी उस पानी का असर दिखाता है। हालांकि कई जगहों पे सीवेज पाइपलाइंस जो है वो पुरानी भी हो गई हैं।
हम जो ये चीज़ भी हम नहीं समझ पाते कि हमारे घरों में टैप से काला पानी कैसे आ रहा है। क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड जो है, जो पानी भेजता है, वो पानी ख़राब नहीं भेजता। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, वो चाहे कोई भी सरकार हो, वो ऐसे उनके अपने पैमाने होते हैं, वो उन गुणवत्ताओं पर उनकी जांच करते हैं और फिर उस पानी को आपके घरों तक भेजते हैं। लेकिन मसला यहाँ पे ये आता है कि वो जो पानी वहाँ से निकाला जाता है ना, वो आपके घरों तक उन पैमानों के साथ पहुँच नहीं पाता। जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से निकलता है वो क्यों नहीं पहुँच पाता? क्योंकि जो पाइपलाइन्स है कई जगहों पर वो पुरानी हो गई। बगल में सीवेज की पाइपलाइन है, वो भी टूट गई है। अब वो बीच बीच में पानी कहीं में मिक्स हो गया है। अब वो कभी कभार वो रिपेयर नहीं हुई है, वो आपके घरों में आ गया तो वो गंदा पानी आने लगा। सालों साल रिपेयर नहीं हुई तो सालों साल गंदा पानी आएगा, जिसकी हम चर्चाएं करते हैं कि यार गंदा पानी क्यों आता है लोगों के घरों में। क्या लगता है कि कब तक, अगर आज से काम करना शुरू किया तो कब तक यमुना जल जो है वो वापस ना कहें तो मतलब इतना तो अच्छा हो ही जाए कि लोग ठीक से नहा लें, और नहाने से पहले सोचे भी ना? यार मैं वही बात कह रहा हूँ, अगर सरकार सोच ले तो मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ। लोग कहते हैं ना, अभी भी कई लोग हार मान चुके हैं कि यमुना कभी साफ़ नहीं हो सकती। नहीं, मुझे नहीं लगता। यमुना साफ़ हो सकती है, बहुत आसानी से हो सकती है। विल की कमी है, क्योंकि इतना बड़ा इशू नहीं है बॉस। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स आप अपग्रेड कीजिए, क्योंकि मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूँ वो ट्रीटमेंट प्लांट जो अपग्रेड हो चुके हैं और वो साफ़ पानी भेज रहे हैं। वो इतना साफ़ पानी भेज रहे हैं कि वो पानी यमुना में जाएगा तो यमुना के जल स्तर को कुछ नहीं होगा। दिल्ली के बाद जी, यमुना का जब जल आगे बढ़ता है अगले शहरों के लिए, मथुरा होते हुए आगरा, मथुरा, वृंदावन और उसके बाद प्रयागराज संगम तक, क्या सुधार होता है इसकी कंडीशन में? यार कुछ सहायक नदियाँ जो हैं आगे मिलती हैं यमुना में। हाँ, क्योंकि दिल्ली से तो वो बिल्कुल डेड सिचुएशन में निकलती है। हाँ, बिल्कुल यमुना में शायद कुछ बचता ही नहीं है जब दिल्ली क्रॉस करती है वो। क्योंकि शाहदरा ड्रेन, अबू फजल ड्रेन, 16 ऐसे नाले मिलते हैं यमुना जब दिल्ली क्रॉस करती है जैतपुर से बाहर, तो बहुत बुरी हालत में निकलती है। लेकिन एक आध सहायक नदियाँ मिलती हैं जो उसको थोड़ा बेहतर करती हैं। लेकिन आगे जाके फिर खाली समस्या दिल्ली की नहीं है। और एक चीज़ और मैं कहूँगा कि जैसे आपने हरियाणा का जिक्र किया कि सीएम साहब ने पानी पीकर दिखा दिया, तो कुछ टायर फैक्ट्रीज़ और कुछ फैक्ट्रीज़ ऐसी हैं वहाँ की भी जिनका जो वेस्ट है ना, इंडस्ट्रियल वेस्ट, वो पानी में गिरता है। अच्छा, वो गिरता है, हालांकि वो इतना अभी नहीं है कि वो यमुना को पूरा मार दे। यमुना अपने आप को बचाती है जैतपुर से वहाँ तक आते आते। तो जवाबदेही सबकी है। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि खाली दिल्ली की जवाबदेही इसमें बन रही है। पीछे से भी कुछ चीज़ें मिल रही हैं उसमें। गाज़ियाबाद से भी ऐसा कई हमारे पास वीडियोस आते हैं कि कई इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो सीधा जाके यमुना में मिल जाता है। ये सवाल भी कुछ ऐसा ही है कि मान लीजिए कि जब दिल्ली में सर्दियों में जब हवा ख़राब हो जाती है, जी, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है और इतना कि सांस लेना, आंखें जलना, बहुत सारी दिक्कतें, हवा की जब दिक्कत होती है तो हम अक्सर राज्य सरकारों पर इधर उधर चलता रहता है उनका पलटवार कि भाई उधर से ऐसा कुछ आया है, वो हवा उधर जहरीली हुई, इस वजह से इधर सांस लेना दूभर हो रहा है। लेकिन यमुना के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत कम होता है। क्या ऐसा है कि दूसरे राज्य जो है वो एक्चुअली गंदा कर देते हैं और हमें? यार जिम्मेदारी सबकी है। हमने इस कमरे को साफ़ रखा है, और अगर मान लीजिए आपका जो एरिया वो बहुत गंदा है, मेरा एरिया साफ़ है, लेकिन मैंने उसमें अगर 2 पैकेट भी गिराए हैं तो गंदगी तो मैंने भी फैलाई है ना। हाँ, बिल्कुल। तो वो जवाबदेही सबकी है। वहाँ से भी इंडस्ट्रियल वेस्ट गिरता है, वो उस लेवल का नहीं होता, लेकिन हरियाणा भी डालता है, यूपी में भी कई जगहों से आता है। और जब यूपी में आगे जाती है तो मथुरा, आगरा के ऐसे कितनी तस्वीरें हैं जहाँ से वेस्ट सीधा डंप होता है यमुना में, और यमुना का स्तर बहुत अच्छा नहीं रहता। हालांकि आगे जाकर फिर कुछ सहायक नदियाँ मिलती हैं और यमुना अपने स्तर को बेहतर करती है। लेकिन हम लोग अपने आप को नहीं रोक रहे हैं कि हम एक नदी, अगर प्राकृतिक हमारे पास कोई चीज़ है तो हम उस नदी को बचाएं किसी तरीके से। तो ये एक समस्या रहती है। यमुना फ्लड प्लेन्स क्या हैं और यमुना फ्लड प्लेन्स पे इंक्रोचमेंट क्या है? यार यमुना फ्लड प्लेन्स आसान भाषा में समझाऊं तो आप कभी जब दिल्ली से गुज़रते हैं, नोएडा से दिल्ली जाएंगे ना, इसको क्या बोलते हैं जो ये वाला बॉर्डर पड़ता है जहाँ गेट बन रहा है नोएडा का,
हाँ, मयूर विहार तो बॉर्डर। आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपको है ना साइड में, फ्लाईओवर के साइड में एक बड़ा सा बोर्ड दिखेगा नीला सा, उस पर एक यमुना की तस्वीर बनी होगी, उस पर लिखा होता है यमुना फ्लड प्लेन्स। हाँ हाँ। ऐसे बोर्ड आपको यमुना के किनारे जगह जगह दिखेंगे। तो वो यमुना के आसपास का एक ऐसा क्षेत्रफल होता है जो तय मानकों के हिसाब से कितनी दूरी तक रहेगा, कुछ किलोमीटर्स, कि वहाँ पे आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं, कोई कंक्रीट का कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर नदी सकते के दोनों हैं। तरफ के किनारों का। जी बिल्कुल। ठीक है। आप कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन, परमानेंट कंस्ट्रक्शन नहीं कर नहीं कर सकते हैं। ये एनजीटी के भी ऑर्डर्स हैं, ठीक है। और इसको लेकर बहुत लंबी लड़ाइयाँ लड़ीਆਂ बहुत सारे लोगों ने, उसके बाद ये रोक लगी। तो यमुना फ्लड प्लेन्स वही जगह होती हैं कि जहाँ से जो नदी होती है ना, वो नदी अपने आप को बचाती है। ओके। तो अगर वहाँ कंस्ट्रक्शन हो जाएगा तो नदी अपने आप को नहीं बचा पाएगी। वहाँ पे कंक्रीट का कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, वहाँ कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन नहीं हो। तो हम देखते हैं अक्सर कि यमुना के किनारे पे हमें खेत नज़र आते हैं, हाँ, है ना। मेट्रो से भी आप देख सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि किसी एक बिल्डर ने ना वहाँ बहुत सारे अपार्टमेंट बना दिए हैं। हाँ। अगर ऐसा होगा तो वो इलीगल है। ओके। फ्लड प्लेन्स में आप ऐसा नहीं कर सकते, ये इंक्रोचमेंट में आ जाएगा। ये इंक्रोचमेंट में आ जाएगा। तो यमुना फ्लड प्लेन्स जो है वहाँ पे कोई नहीं कर सकता, और ये डीडीए की जिम्मेदारी है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि केंद्र सरकार के अंडर आती है। ओके। ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि हमने यमुना को लेकर हमने दिल्ली सरकार से सवाल किए बहुत सारे, लेकिन केंद्र की भी भागीदारी है उसमें। तो यमुना के आसपास का जो इलाका होता है ना, एक क्षेत्रफल फैला होता है तय मानकों के हिसाब से, तो वो जो होता है वो यमुना फ्लड प्लेन्स कहलाता है। वहाँ पे आप बिल्डिंग नहीं बना सकते, अपार्टमेंट्स नहीं बना इंक्रोचमेंट सकते, किस तरह का है? मॉन्यूमेंट्स नहीं बना सकते। सब बना है, मुझे ऐसा लग रहा है। बना है, एक वक्त पे बना है, अगर कहें तो कॉमनवेल्थ विलेज, अरे भाई। CWG गेम्स का जो विलेज है वो पूरा यमुना फ्लड प्लेन्स पे बसा हुआ है। 2010 में CWG का इतना बड़ा जो घोटाला हुआ था, और CWG गेम्स भी दिल्ली में होता है। हालांकि मैंने वो दिल्ली भी देखी है, उस वक्त दिल्ली में जो डेवलपमेंट हुआ वो मैंने पिछले लंबे समय में नहीं देखा। जितने फ्लाईओवर्स बने, सब बना, बहुत कुछ हुआ था। उसके अलावा अगर आप देखें तो दिल्ली सेक्रेटेरिएट वो भी फ्लड प्लेन्स की ज़मीन के आसपास ही है बिल्कुल। अगर आप ऐसे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, आप शास्त्री पार्क की तरफ चले जाइए तो शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन के आसपास अपार्टमेंट्स बने हैं जो सरकारी DMRC के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए हैं, वो भी फ्लड प्लेन्स के पास बने हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने खुद ही ख़राब करने की कोशिश की, क्योंकि फ्लड प्लेन्स बहुत ज़रूरी हैं किसी भी नदी के लिए। अब वहाँ पे किसान भी आके रहते हैं, कई खेती भी करते हैं, तो वो उतना बड़ा इशू नहीं है। इंक्रोचमेंट वो भी है, उनको भी जब सरकार को हटाना होगा तो हटाएंगे, क्योंकि वहाँ पे क्या है ना, वो कंक्रीट का कोई कंस्ट्रक्शन जब तक नहीं कर रहे हैं किसान, तब तक वो उतना बड़ा मुद्दा नहीं है। राइट। वहाँ वो खेती किसानी कर रहे हैं, तो यमुना उसमें अपने आप को ऑब्जर्व करती है। वो जिसमें भी उनको दिक्कत होती है, आपकी रिपोर्ट में हमने, आपके वीडियो में हमने देखा कि जब वो ऐसे ही किसी किसान से जब बात करते हैं जो यमुना के किनारे पर जो है खेती करता है, तो उसको क्या दिक्कतें हैं, आप बताएं डिटेल में कि ऐसे पानी से क्या दिक्कतें हैं एक्चुअली। यमुना के पानी को अगर आप डायरेक्ट यूज़ करते हैं, यार वो पानी तो पहली बात तो यूज़ ही नहीं होना चाहिए, और मुझे नहीं लगता शायद उस पानी को कोई इस्तेमाल भी करता है। बिल्कुल किसान भी नहीं करते होंगे, जितना मैं समझ पा रहा हूँ। शायद उनकी मजबूरी भी है, वो भी नहीं करते, क्योंकि वो ऐसा पानी है कि मतलब वो नाले का पानी है। आप उसको अपनी फसलों में डालोगे ना, आपकी फसल बर्बाद हो जाएगी, आपका पैसा सारा वेस्ट है आप अगर उस पानी का इस्तेमाल कर रहे हो तो वो फसलें बच ही नहीं सकती उस पानी से। तो जैसे कई ऐसी चीज़ें होती हैं ना कि नाले के पानी से धो दिया या कुछ ऐसा, वो ठीक है, उतना तक मैं मान सकता हूँ कि कोई किसान ऐसा कर रहा हो कि यमुना का पानी कहीं पे उसने एक पोंड सा बना लिया है, उसमें थोड़ा पानी इकट्ठा कर रखा है और उसी में धो के उसने कर दिया, इतना तक मैं मान सकता हूँ। लेकिन ये बिल्कुल भी असंभव है कि वो यमुना का पानी लेकर उससे खेती कर रहा है, उसमें छिड़काव कर रहा है, वो फसलें बचेंगी ही नहीं। वो इतना जहरीला पानी है, किसान के पैर में खुजली हो जाती है, वो इतना जहरीला पानी है कि उससे वो कुछ बचेगा ही नहीं। तो उन लोगों ने क्या है कि अपने समरसिबल्स लगा रखे हैं, बाहर से पानी लाते हैं, जो आसपास खेती करते हैं कुछ लोग, तो वो इस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन किसान शायद उतना बड़ा इशू नहीं है जितना बड़ा इशू है कि फ्लड प्लेन्स पे कब्ज़ा, अगर वो कब्ज़ा हम रोक पाएँ सही तरीके से, आगे भी ना ही हो। यमुना नदी के आसपास जितना भी कंस्ट्रक्शन हुआ उसके बाद आप देखेंगे कि दिल्ली में अभी 2 साल पहले बाढ़ जैसी स्थिति बनी थी। बिल्कुल।
तो जब दिल्ली में वो बाढ़ आई ना, और बाढ़ जब आती है, जब नदी अपने वास्तविक रूप में आती है, तो वो असलियत में वहाँ तक जाती है जहाँ तक उसकी जगह है, फ्लड जो उसका इलाका है, हाँ, जो उसका इलाका है वो वहाँ तक जाती है। वो लाल किले की दीवार को टच करके बहती थी, और जब बाढ़ आई तो यमुना नदी लाल किले की दीवार पे टच थी। तमाम रिपोर्टर्स नाव में बैठ के उस दीवार के किनारे खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहे थे। वो अपना वास्तविक रूप लेगी। आप कुछ भी खड़ा कर दीजिए, कुछ भी बना लीजिए। समस्याओं पर तो हमने बात करी है विपिन भाई। मैं जानना चाहता हूँ कि आपने जिस तरह से अपने वीडियो में इसको एक पॉजिटिव एंडिंग दी थी, है ना, और वो पॉजिटिव एंडिंग शायद वो उम्मीद है, और वो उम्मीद हमें ज़रूर मिलनी चाहिए। और उस उम्मीद के बारे में आप फिर से बताइए, हमें भी बताइए कि क्या वो कारण है, क्या वो तरीके हैं कि हम यमुना को फिर से जीवंत कर सकते हैं, वापस पुरानी तरह से उस पर जान डाल सकते हैं। और जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं इस पर जो काम कर रहे हैं, यार बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने तो बमुश्किल 25 दिसंबर से काम शुरू किया था, और 20 जनवरी को मेरी रिपोर्ट जो है पब्लिश हो गई थी। वीडियो अपलोड कर दिया था हमने अपने चैनल पे। तो मेरा काम तो बमुश्किल आप 1 महीने का मान लीजिए। लेकिन वो सब लोग जो है ना, वो सच में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यमुना के लिए, और डेडिकेटेडली कर रहे हैं। उससे पहले मैं भी ऐसे ही सोचा करता था कि यमुना पे से गुजरे या यमुना पे कोई स्टोरी आई तो हमने भी यार कह दिया यार क्या यार, साफ़ नहीं हो पा रही, मतलब बहुत बुरा हाल है भाई, यमुना कभी साफ़ नहीं होगी वो सारी चीज़ें। लेकिन करने के बाद मुझे समझ आया, और मेरे को एक पॉजिटिविटी मिली जीवन में कि नहीं। अच्छा, मैं ये भी सोचता था कि ये सब लोग जो कर रहे हैं ना, जो वॉलंटियर्स हैं, ये सब बच्चे हैं यार, ये लोग अभी कॉलेज में हैं, इनको क्या मतलब हाँ ये सब actually। कर रहे हैं, अब इनको क्या समझ है, मतलब ठीक है सॉलिड वेस्ट हटा दिया, इससे थोड़ी यमुना साफ़ हो जाएगी। लेकिन फिर मेरे को समझ में आया कि नहीं, वो जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमने जब ये वीडियो बनाया तो हम यमुना की समस्या दिखाना चाहते थे, यमुना का सच बताना चाहते थे, जो हमारे वीडियो का भी नाम है कि यमुना का सच क्या है। लेकिन जब वो वीडियो एंडिंग की तरफ बढ़ने लगा, या जब मैंने उसके लिए स्क्रिप्टिंग करनी शुरू की ना, तो मेरे दिमाग में ये चीज़ चली कि भाई नहीं, मैं इस वीडियो को ना नेगेटिव नोट पे नहीं छोड़ूंगा। हम एक पॉजिटिव चीज़ देंगे लोगों को कि नहीं यार, आप क्या सोच रहे हो कि सिर्फ नजफगढ़ ड्रेन आके गिर रही है? आप क्या सोच रहे हो लोग आके कूड़ा फेंक जाते हैं? आप क्या सोच रहे हो कि सरकार काम नहीं कर रही? 37 STP हैं, काम ही नहीं कर रहे, सब नाला जो हमारे घरों से सीवेज निकला वो जाके गिर गया। ये सब हो रहा है, ठीक है, लेकिन एक उम्मीद है कि हम नदी बचा सकते हैं, हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को दे सकते हैं, हम पानी बचा सकते हैं अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए। वो पॉजिटिव नोट मेरे को मिला डॉक्टर फयाज़ खुदसर से मैं मिला। वो एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं और वो काम भी कर रहे हैं बहुत अच्छा। यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क दिल्ली में जो पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क था ना, वो 2002 में बनकर तैयार हुआ था। 2002 में जी, जिसका नाम था यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क। ठीक है, और वहाँ पे सबको जाना चाहिए। ये वज़ीराबाद के जस्ट पास में ही है। ठीक है। वज़ीराबाद से जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप गूगल पे भी डालेंगे ना, तो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन आपको मिल जाएगी। तो आप देखेंगे कि कैसे दिल्ली के अंदर भी एक ऐसी जगह है जहाँ पे चाइना से पक्षी आ रहे हैं। चाइना से पक्षी आ रहे हैं, हाँ, वो आकर बैठते हैं, जहाँ पर आपको वो सारे जानवर दिख रहे हैं, नीलगाय दिख रही हैं। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे जानवरों का झुंड आता है जो आप दिल्ली में सुन नहीं सकते, सोच नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने वो दोबारा से वो ग्रीन जोन बनाया। और बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है उसका कॉन्सेप्ट ही यही है DDA का, कि उसके ज़रिए कैसे नदियों को बचाया जाए, कैसे नदियों को बचाने के लिए काम किया जाए। अब वो उन्होंने इतना अच्छा मुझे एग्जाम्पल दिया कि देखिए, अगर हम यमुना नदी का पानी, दिल्ली की ज़रूरत है, इतनी ज़्यादा आबादी है, पानी तो हमें लेना ही पड़ेगा। ठीक। कल को अगर सरकार STPs, जो भी नई सरकार है, वो STPs को अपग्रेड कर दे, साफ़ पानी गिरने लगे, तो भी वो पानी तो सीवेज वाला ही रहेगा। 90% पानी हम बैराज से पहले रोक लेते हैं दिल्ली के लोगों के लिए। बिल्कुल। अब आगे यमुना का पानी कैसे बढ़ाया जाए, तो उसके लिए जो पीछे के 26 किलोमीटर है ना, या आगे के भी जो 26 किलोमीटर है, उसके आसपास भी, पीछे वाला ज़्यादा आसान है, जो पल्ला से लेकर वज़ीराबाद तक का हिस्सा है, वो ज़्यादा आसान है, क्योंकि वहाँ पे है ना उतना घनी आबादी नहीं है यमुना के आसपास। हाँ। वहाँ पे आपको वेटलैंड जो फ्लड प्लेन्स हैं वो थोड़े इजी हैं, वहाँ पे ज़्यादातर जो है किसानों की जगहें हैं। अच्छा। तो अगर वहाँ पे हमारी सरकार
वेटलैंड्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें रिस्टोर करने की कोशिश करे। वेटलैंड्स आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं बहुत आसानी से। जो जिन लोगों का नदियों पे काम है, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो एनवायरमेंटलिस्ट्स हैं, उनके साथ मिलकर कर सकते हैं। और खुद सरकार के पास ऐसे अधिकारी हैं, मेरी खुद ऐसे अधिकारी से बात हुई जिन्होंने बताया, नाम ना बताने की शर्त पे, कि हमने ऐसे वेटलैंड्स आइडेंटिफाई मैं खुद करके दे सकता हूँ सरकार को, अगर वो चाहें तो। अगर वेटलैंड्स मिलते हैं तो उससे ये होगा कि आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पे आप वेटलैंड्स आइडेंटिफाई करें, वो यमुना की मदद करेंगे, और ज़मीन के नीचे का जो पानी है वो यमुना को मिलेगा, और यमुना का जो जल स्तर है वो बढ़ जाएगा। अच्छा, अगर जल स्तर बढ़ेगा तो वो जब वज़ीराबाद बैराज तक जाएगा, आप उसमें से आप आज 90% पानी निकाल रहे हैं, कल को 50% निकालेंगे, वो 90% 50% पे होगा, और फिर वो पानी आगे जाएगा तो यमुना जो 10% आगे जाती है ना, वो 50% आगे जाएगी। तो आपका जल स्तर भी बढ़ रहा है, यमुना भी साफ़ होगी। तो वो एक ऐसा प्रोजेक्ट है ना बायोडाइवर्सिटी पार्क, कि आप वेटलैंड्स जो हैं उनको रिस्टोर कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और ये बहुत ईजी है। उन्होंने बताया, अभी हमारे वीडियो में बताया कि ये पटेरा है। पटेरा एक झाड़ होती है पेड़ की, बिल्कुल। तो वो ऐसी जगह पे मिलेगी ना जहाँ पे ज़मीन जो है ना, वो वहाँ पे वेटलैंड्स होंगे, जहाँ ज़्यादा होगी मतलब वहाँ वेटलैंड। वहीं कि यहाँ पे हमारे लिए आसानी है, यहाँ से पानी निकलेगा, और ये यमुना की और वो सब यमुना की सहायक जगह हैं, फ्लड प्लेन्स जैसे हम बोलते हैं। झीलों का भी जो उन्होंने उस पे वो किया है वीडियो में, बिल्कुल, उन झीलों से भी तो फ़र्क पड़ रहा है ना, उन झीलों से वो ज़मीन को नमी मिल रही है। हाँ, अच्छा। और वो यमुना की हेल्प करती हैं फिर, और वो झील बहुत लंबी, उन्होंने पूरा स्ट्रेच ऐसा बनाया है कि वो यमुना की हेल्प करता है। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स अगर बायोडाइवर्सिटी पार्क, ऐसे हम बायोडाइवर्सिटी पार्क्स जो हैं उसे डेवलप करें दिल्ली के अंदर अलग अलग जगहों पे। और हैं इसके अलावा भी और हैं, शायद 3 से 4 और हैं दिल्ली में, लेकिन अगर हम इनके और बढ़ाएं, क्योंकि पीछे बहुत आपके पास जगह है, 26 किलोमीटर के स्ट्रेच में, आगे आपके पास 26 किलोमीटर का स्ट्रेच है, आप इनको बढ़ाइए तो यमुना का जल स्तर बेहतर होगा, वो बढ़ेगा, नदी फिर से अपने वास्तविक रूप में आ सकती है, फिर वो पानी आगे जा सकता है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं यमुना के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन यमुना साफ़ हो सकती है अगर सरकारें चाहें और विल अगर हो तो। एक फुल प्रूफ प्लान के साथ एक कलेक्टिव एफर्ट की ज़रूरत, जो मुझे समझ में आता है आपकी रिपोर्ट देख करके और मुझे आपसे अभी की बातचीत करके। एक छोटी सी चीज़ और जोड़ना चाहूँगा गर्वित, जो एक बदलाव मेरे जीवन में आया इसके बाद, कि अब मुझे ऐसा लगता है सोच के कि हम शावर से क्यों नहाते हैं। हम अगर मैं आधे बाल्टी पानी से नहा सकता हूँ तो मैं पूरी बाल्टी पानी क्यों ले रहा हूँ। क्यों कुछ बड़े होटल्स जो होते हैं या बड़े रिज़ॉर्ट्स जो होते हैं, वहाँ पे क्यों जो पानी की बाल्टी होती है वो नहीं होती है, क्यों सिर्फ शावर या बाथ टब्स ही होते हैं। हम कितना पानी वेस्ट करें, जबकि पानी को हमें बचाना चाहिए। हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को अगर पानी देना है तो हमें पानी को बचाना होगा, और वो सोच डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। हम जिस तरीके से पानी बहाते हैं ना, जैसे STPs का जो पानी है, अब दिल्ली में जब पॉल्यूशन बढ़ता है तो आप सब कुछ बंद कर देते हो, कंस्ट्रक्शन बंद कर देते हो, ये कर दो वो कर दो, हैं। जब पानी की समस्या आती है तो आप सब कुछ बंद कर दो, वरना जब गाड़ियाँ धुलाई होती हैं तो वो साफ़ पानी होता है दिल्ली जल बोर्ड का या किसी भी जल विभाग का, जो कि बहाया जा रहा होता है। अगर STP का वो यूज़ किया पानी से आप अपनी गाड़ी धुलवा पाओ, और सरकारें इस प्रोजेक्ट पे भी काम करें कि आप ऐसी पाइपलाइन बिछा दो कि वो जो STP से निकलने वाला पानी है वो यमुना में कम जाए और लोगों के घरों तक जाए। आप ऐसी आदत डालो कि हर किसी की छत पे 2 टंकियाँ हों। आप ऐसी आदत डालो कि 2 पाइपलाइन हों, कि भाई साहब घर के इस काम के लिए ये पानी और पीने के लिए ये पानी। तो उससे हम कितना पानी बचा सकते हैं। एक लास्ट चीज़ जो मैं अपने साथियों के बारे में बोलना चाहता हूँ, विजय, रूहानी और बाकी हमारी ग्राफिक की टीम, और जिन लोगों ने इसमें मेरा बहुत हेल्प की, मतलब विजय ने पूरी जान लगाकर 24 घंटे इस वीडियो को एडिट किया। मतलब मुझे लगता है मुझसे बड़ा रोल उसका है इस वीडियो में। नो डाउट, हो सकता है आपके नज़रिए से ये बात सच हो, लेकिन जो आपने किया हम उसको भी कैसे नकार सकते हैं। और आपने जो इससे पहले एक बात कही है पानी को बचाने के लिए, उसके पीछे का इमोशन, आई विश उसके पीछे का इमोशन जैसा कि हम आपको देख पा रहे थे अभी, वो हम ना सिर्फ समझ पाएँ, आत्मसात भी कर पाएँ। और इस एक बात के साथ मैं इस शो को ख़त्म करना चाहूँगा। विपिन भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा है।
और आई विश कि जब ये शो भी आप लोगों के सामने आएगा तो पहले इस शो को देखने के बाद आप ज़रूर आपकी रिपोर्ट को भी देखेंगे अगर आपने देखा है तो। और दोनों ही वीडियोस देखने के बाद कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा लगा और आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में दीजिए। नमस्कार।